बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है और आज लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करना है हमने। लेक्चर नंबर 22 में डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। लास्ट लेक्चर में हम अल्कीन के दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं, नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और नंबर 2 एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन जब आप अल्कीन में ऐड करेंगे एज ए रिजल्ट यू विल गेट 1,2 डाई हैलो अल्केन। सिंपलेस्ट रिएक्शन आपके सामने है। ये आपने इथीन का मालिक्यूल यूज़ किया और इथीन के मालिक्यूल में हाइड्रोजन मालिक्यूल हैलोजन मालिक्यूल को जब ऐड किया तो एज ए रिजल्ट ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक हैलोजन एटम एक कार्बन के साथ अटैच कर गया और दूसरा हैलोजन एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच कर दिया। यू कैन सी इन प्रोडक्ट दिस इज नाउन एज विसिनल डाइहैलाइड। व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड? अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर दो हैलोजन एटम लग जाएं तो ऐसे डाइहैलाइड को विसिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हैलोजन का? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये रिएक्शन कंट्रोल नहीं किया जा सकता और क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन जो है वो आसानी से होता है, ना इतना रैपिड है कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ना इतना स्लो है कि इकोनॉमिकल ना हो। तो लिहाजा हम प्रेफर करेंगे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को। और आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो है कि आयोडीन आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकता। एडिशन ऑफ हैलोजन में अगर आप मैकेनिज्म देखें, ब्रोमिनेशन आप देख रहे हैं, ब्रोमीन का मालिक्यूल जो है वो आप अल्कीन में ऐड करवा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये पोलराइज्ड होगा। ब्रोमीन का एक एटम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, इट नीड इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम का है। ये पाई बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ब्रोमीन जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करवाना चाहता है। ब्रोमीन इस पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और जैसे ही ब्रोमीन इस पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा अपना बॉन्ड दूसरे ब्रोमीन को शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से दूसरे ब्रोमीन पर चार्ज आएगा नेगेटिव। और ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, बॉन्ड ब्रेक हो गया है, बॉन्ड के ऊपर ब्रोमीन अटैक कर गया है। नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन किसी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन खुद ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि ये ब्रोमीन जो है नेगेटिव है और ये ब्रोमीन पॉजिटिव है। ये ब्रोमीन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुके हैं, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो चुका है। कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो चुका है तो इस कार्बन पर ब्रोमीन नेगेटिव अटैक करेगा। किसी एक कार्बन पर ब्रोमीन नेगेटिव जब अटैक करेगा तो उस कार्बन को इस नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, लिहाजा वो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा ब्रोमीन को और ब्रोमीन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। जब ब्रोमीन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा यू विल गेट CH2 और इसके साथ ब्रोमीन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पॉजिटिव के साथ ये ब्रोमाइड आयन अटैक कर गया, so you will get this product. This is general mechanism for bromination of alkene. आप कोई भी अल्कीन यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इथीन लें या आप दोनों एच की जगह आर लगा दें तो ये कोई भी अल्कीन आ जाएगा। पास्ट पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ इथीन, वो भी हमने डिस्कस किया। मैकेनिज्म को अगर आप रिवाइज करना चाहें तो ये आपके पास इथीन का मालिक्यूल है और इसके ऊपर जब ब्रोमीन ने अटैक किया, ब्रोमीन एक पार्शियल पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये रिएक्शन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में। ये ब्रोमीन चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसने इसके इलेक्ट्रॉन पे अटैक करना चाहा और जब इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया तो ये सूरत हाल डेवलप हुई, CH2 सिंगल बॉन्ड रह गया और इन इलेक्ट्रॉन पर ब्रोमीन अटैक कर गया। ब्रोमीन चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर गया तो ब्रोमीन ने अपना बॉन्ड शिफ्ट कर दिया दूसरे ब्रोमीन को और दूसरा ब्रोमीन नेगेटिव हुआ। अब इन इलेक्ट्रॉन पे इसने अटैक किया, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ब्रोमीन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन पर, इस पॉजिटिव कार्बन पर ये ब्रोमाइड आयन अटैक कर लेगा। एज ए रिजल्ट यू विल गेट CH2, ये ब्रोमीन सिर्फ इसके साथ रह जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया और पॉजिटिव भी खत्म हो जाएगा और इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इसके साथ ये
नेगेटिव ब्रोमीन अटैक कर लेगा। यही मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू अल्कीन। Alkenes are dissolved in cold concentrated sulfuric acid and react with it to form alkyl hydrogen sulfate. अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देखिए जी कैसे बनता है। ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एक तरफ हाइड्रोजन अटैक कर देगा और एक तरफ ये नेगेटिव ग्रुप अटैक कर देगा, एक तरफ पॉजिटिव ग्रुप और एक तरफ नेगेटिव ग्रुप। जब यहाँ पर पॉजिटिव ग्रुप अटैक करके ये बन जाएगा CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH2। इस CH2 के साथ ये O वाला ग्रुप अटैक करेगा, O और O के साथ आ गया सल्फर, सल्फर के साथ आगे 1 2 3 ऑक्सीजन और एक H है। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये SO4, तो ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर आप इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को बॉयल कर दें विद वाटर तो एज ए रिजल्ट यू विल गेट ये नेगेटिव ग्रुप और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव सारा का सारा वाटर के पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ अटैच कर जाएगा। एज ए रिजल्ट यू विल गेट H2S और 3 ऑक्सीजन ये और एक ये 4 ऑक्सीजन H2SO4 और इस पॉजिटिव के साथ ये OH लग जाएगा। तो यहाँ से आप फोकस कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड शुरू में यूज हुआ और एट द एंड डीजनरेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज ए फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर का काम कर रहा है और रिएक्शन में दोबारा डीजनरेट हो रहा है। ओवरऑल ऐड कौन हुआ? ओवरऑल वाटर ऐड हुआ। तो अगर आप उसका ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहें तो इथीन में ओवरऑल वाटर ऐड हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH2 के साथ एक H लग गया, ये बन गया CH3, जहाँ डबल बॉन्ड के बजाय अब सिंगल बॉन्ड रह गया और CH2 के साथ OH लग गया, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज का इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन 19 का ए पार्ट, द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन अल्कीन ओबे मार्कोनिकॉफ रूल, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ एसिड टू द फॉलोइंग कंपाउंड। प्रोपीन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा देना है तो अल्कोहल बन जाएगा। देखते हैं जी, ये प्रोपीन है आपके पास, CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये सल्फ्यूरिक एसिड का ओपन स्ट्रक्चर है आपके पास। सल्फ्यूरिक एसिड में एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है। वी हैव डिस्कस्ड इन मार्कोनिकॉफ रूल कि अगर आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ऐड करेंगे टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो एडिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगी और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये रह जाएगा आपके पास CH3 CH और CH2 और इस रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो ये है, ये सारा नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। इसमें है OS O3 H और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, CH2 के साथ H लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3। जैसे ये बनेगा इसमें वाटर ऐड करवाएं, जब आप वाटर ऐड करवाएंगे यू विल गेट अल्कोहल। ये वाटर का पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस नेगेटिव के साथ वाटर का पॉजिटिव रिएक्शन कर जाएगा, एज ए रिजल्ट यू विल गेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड डीजनरेट होगा और इस पॉजिटिव कार्बन के साथ वाटर का OH नेगेटिव अटैक कर लेगा, यू विल गेट CH3 CH CH3 और इस पॉजिटिव के साथ जब OH अटैक कर गया तो ये आपके पास अल्कोहल आ गई। सल्फ्यूरिक एसिड शुरू में यूज हुआ और एट द एंड डीजनरेट हो गया। नेक्स्ट 1 ब्यूटीन में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें HO सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। सल्फ्यूरिक एसिड एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है क्योंकि ये इसका नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वो होता है जिसमें एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट हो। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था और जिसके पास हाइड्रोजन कम थी, तो इसका नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास चला जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी। एज ए रिजल्ट यू विल गेट CH3 CH2 CH के पास नेगेटिव पार्ट गया, नेगेटिव पार्ट है OS
1 2 3 ऑक्सीजन H, और यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 के साथ एक H लग गया, ये CH3 बन जाएगा। अब इसमें इमीडिएटली वाटर ऐड करवा दें, यू विल गेट CH3 CH2 CH OSO3H CH3। इसमें जब आप वाटर ऐड करवाएंगे तो वाटर का भी एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका नेगेटिव वाटर के पॉजिटिव के साथ जब मिलेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बन जाएगा, और इस पॉजिटिव के साथ वाटर का OH नेगेटिव अटैक कर जाएगा। एज ए रिजल्ट यू विल गेट CH3 CH2 CH, इस पॉजिटिव के साथ OH लग गया और आपके पास ये अल्कोहल आ जाएगी। ये था 1 ब्यूटीन के साथ रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है विद 2 ब्यूटीन। जब 2 ब्यूटीन के साथ रिएक्शन होगा, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें। नाउ Markovnikov rule is not applicable. Why Markovnikov rule is not applicable in this case? The reason behind is that reagent is unsymmetrical but alkene is not unsymmetrical. अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो होती हैं जिनमें 2 कार्बन एटम जिनके दरमियान डबल बॉन्ड हो, उनमें हाइड्रोजन की तादाद बराबर ना हो, जबकि यहाँ पर जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उनके पास तो हाइड्रोजन बराबर है। ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, लिहाजा मार्कोनिकव रूल सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए नहीं है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर है, तो जहाँ मर्जी पॉजिटिव पार्ट लगा दें और जहाँ मर्जी नेगेटिव पार्ट लगा दें, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरफ पॉजिटिव पार्ट लगेगा CH3 CH, इधर पॉजिटिव पार्ट लगा दें। ये जब यहाँ पर आप पॉजिटिव पार्ट लगाएंगे तो ये बन जाएगा CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और इस CH के साथ नेगेटिव पार्ट लगा दें OSO3H CH3। जैसे ही ये बना है इसमें वाटर ऐड करवा दें। वाटर का एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है, और इस तरह इसका भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है। ये नेगेटिव पार्ट वाटर के पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। एज ए रिजल्ट यू विल गेट CH3 CH2 CH CH3। जब ये नेगेटिव पार्ट वाटर के पॉजिटिव के साथ मिला तो ये बन जाएगा H2SO4, और इस पॉजिटिव के साथ ये वाटर का OH नेगेटिव लग जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ये आपके पास 2 ब्यूटानोल आ गया। ये हमने डिफरेंट अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन और वाटर की एडिशन को डिस्कस किया और कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाई हमने। एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड। हाइपोहेलोस एसिड का जनरल फार्मूला है HOX। ये बनते कैसे हैं, अगर आप किसी भी हैलोजन का वाटर के साथ रिएक्शन करवा लें, हैलोजन में 2 हैलोजन के एटम हैं और वाटर को लिख सकते हैं HOH, एक X OH के साथ मिल गया ये बन गया HOX, और एक H हैलोजन के साथ मिल गया ये बन गया HX। दिस इज कॉल्ड हाइपोहेलोस एसिड। अगर यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा तो हाइपोक्लोरस एसिड, अगर ब्रोमीन आ जाएगा तो हाइपोब्रोमस एसिड, अगर आयोडीन आ जाएगा तो हाइपोआयोडस एसिड, अगर कोई भी हैलोजन आएगा तो हाइपोहेलोस एसिड। हाइपोहेलोस एसिड को जब आप ऐड करवाएंगे अल्कीन में, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। जहाँ मर्जी पॉजिटिव लगा दें, जहाँ मर्जी नेगेटिव लगा दें। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, जिन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उनके पास हाइड्रोजन बराबर है। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए, जितना ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है उनके पास हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। अब नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH के साथ OH लग जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और CH2 के साथ क्लोरीन लग जाएगा। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलेशन, कंबशन और अजोनोलिसिस, 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अल्कीन में ऑक्सीजन को हम ऐड करवाते हैं बाय यूजिंग सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट एट 300 डिग्री C एंड अंडर हाई प्रेशर। जब आप ये ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे इस कंडीशन पर, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एटॉमिक ऑक्सीजन बनाएगा, एंड यू नो डैट एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, और ये एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा
तो यहाँ एक बॉन्ड रह जाएगा। अब ये भी एक बॉन्ड बना सकता है, ये भी एक बॉन्ड बना सकता है। और जो ऑक्सीजन बनी है वो तो एटॉमिक ऑक्सीजन बनी है, ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बना सकती है। ऑक्सीजन दरमियान में आ जाएगी, एक बॉन्ड एक कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन इपोक्साइड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों? रिंग में कार्बन एटम, कार्बन और ऑक्सीजन एटम मौजूद है। रिंग में सारे एटम कार्बन के नहीं हैं, एक एटम ऑक्सीजन का भी है, एक हेटेरो एटम भी है। अगर सारे एटम कार्बन के होते तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता। एक ऑक्सीजन का एटम है, लिहाजा ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर आप प्रोपीन की बात करें तो सेम केस होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यू विल गेट CH3 CH, यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसका भी एक बॉन्ड बनने वाला है, इसका भी। इस ऑक्सीजन के भी दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगी, वो एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर लेगी। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोपाइलीन ऑक्साइड या प्रोपाइलीन इपोक्साइड। ऑक्सीडेशन का दूसरा मेथड है आपके पास हाइड्रो ऑक्सीलेशन। हाइड्रो ऑक्सीलेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। क्योंकि ये अल्कीन है, अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है, तो यू कैन सी एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। ये किसकी मौजूदगी में होता है? 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन की मौजूदगी में होता है। एंड दिस अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो सिर्फ पाई बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करवा सकें। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा कर उसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड भी वीक बॉन्ड होता है, लिहाजा ये सिर्फ उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये जो 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड बायर्स रिएजेंट। इसको बायर्स रिएजेंट का भी नाम दिया जाता है और ये पिंक सोल्यूशन होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन कर जाता है तो इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाता है। ये आपके सामने एक हमने रिएक्शन डिस्कस किया। ये अल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अपने में से ऑक्सीजन निकलवाएगा। जब ये अपने में से ऑक्सीजन निकलवाएगा, एज ए रिजल्ट ये कन्वर्ट होगा MnO2 में, और अपने में से ऑक्सीजन निकलवा कर वो वाटर में की H में ऐड करवाएगा। वाटर की H उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके OH बनाएंगी, नंबर ऑफ OH बनेंगे। ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है, ये कार्बन भी एक बॉन्ड बना सकता है। एक OH इसके साथ आ जाएगा और एक OH इसके साथ आ जाएगा, और भी OH मौजूद होंगे। जो बाकी OH होंगे वो पोटाशियम के साथ मिलकर KOH प्रोड्यूस कर देंगे। ये था जी हाइड्रो ऑक्सीलेशन का प्रोसेस। और एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोल। ये इथाइलिन से बना है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है? जिसमें दो OH ग्रुप आ जाए, दिस वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आप प्रोपीन ले लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस रिएक्शन के दौरान KMnO4 का पिंक कलर खत्म हो जाएगा। और बायर्स रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं टू चेक अनसैचुरेशन इन ए कंपाउंड। किस तरह अनसैचुरेशन हम किस तरह चेक कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे ये कहता है कि बताएं कि गिवन कंपाउंड इथीन है कि इथेन है, आप सैंपल लेकर उसमें बायर्स रिएजेंट ऐड करें। बायर्स रिएजेंट होता है KMnO4 का वाटर में सोल्यूशन बना हुआ है। इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपने में से ऑक्सीजन निकाल कर ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। अपने में से जो ऑक्सीजन निकालेगा वो वाटर की H के साथ मिलकर OH बनाएंगी। वाटर में ऑलरेडी भी OH मौजूद है। वो जो OH होंगी ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये भी एक बॉन्ड बना सकता है और ये भी एक बॉन्ड बना सकता है। एक OH इधर आ जाएगा और एक OH इसके साथ आ जाएगा, और जो बाकी OH बाजेंगी वो K के साथ मिलकर KOH बना देंगी। स्टूडेंट, इसका कलर है पिंक, लेकिन अब ये तो ख़त्म हो गया, वो तो ये बन गया, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा और ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर अपीयर होगा। अगर कंपाउंड सैचुरेटेड हुआ, फॉर एग्जांपल इथेन हुआ, इथेन में आपने KMnO4 ऐड किया, नो रिएक्शन। वाई? द रीजन इज दैट दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वीक बॉन्ड ब्रेक करवाकर उसकी ऑक्सीडेशन करवा सकता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक नहीं करवा सकता। अल्केन में तो सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, लिहाजा ये अल्केन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकेगा। जब अल्केन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकेगा, ये जिस तरह था वैसा ही रहेगा, इसका पिंक कलर बरकरार रहेगा। सपोज आप लेबॉर्ट्री में गए हैं, एग्जामिनर ने आपको दो कंपाउंड दिए हैं और आपसे पूछ रहा है बताएं इथीन कौन सा है और इथेन कौन सा है। आप दोनों कंपाउंड में KMnO4 ऐड करें, यहाँ पर KMnO4 का पिंक कलर खत्म हो जाए और ब्लैक कलर अपीयर हो जाए, जिसका मतलब ये होगा कि वो इथीन है, क्योंकि KMnO4 डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करवा लेता है, पाई बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करवा लेता है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये ऑक्सीडेशन करवा लेगा तो इसका पिंक कलर बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर चुका है। लेकिन
जब अल्केन में KMnO4 का सोल्यूशन आप ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर पिंक ही रहेगा, उसका कलर ख़त्म नहीं होगा। तो जहाँ कलर ख़त्म नहीं होगा आप कहेंगे वो अल्केन है, और जहाँ कलर पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा आप कहेंगे वो अल्कीन है। तो इसको हम यूज़ करते हैं टू चेक ऑन सैचुरेशन इन ए कंपाउंड। पास पेपर में जो क्वेश्चन आया है, हाउ विल यू एस्टैब्लिश दैट इथाइलिन कंटेन डबल बॉन्ड, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि इथाइलिन में डबल बॉन्ड है। तो आप कहेंगे कि हम इथाइलिन का सैंपल लेकर उसमें KMnO4 का सोल्यूशन ऐड करेंगे। अगर KMnO4 का पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा तो हम कहेंगे इसमें डबल बॉन्ड मौजूद था, क्योंकि KMnO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो पाई बॉन्ड की ऑक्सीडेशन करवा सकता है, और उसने इसकी ऑक्सीडेशन करवा कर अपना पिंक कलर ख़त्म करवा दिया, जिससे ये साबित हुआ कि इथाइलिन में डबल बॉन्ड मौजूद है। इथाइलिन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर यही सवाल यूँ पूछ लिया जाए कि प्रूव करें कि इथेन सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो आप कहेंगे इथेन में जब हम KMnO4 ऐड करते हैं तो KMnO4 इथेन की ऑक्सीडेशन नहीं करवाता, क्योंकि इससे साबित होता है कि इथेन में सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और KMnO4 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता, ये सिग्मा बॉन्ड की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता। कंबशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नेक्स्ट है जी कंबशन रिएक्शन। आप इथीन की कंबशन करवाएं, ये एक्चुअली इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंबशन होती है इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, दिस इज नोन एज कंबशन ऑफ इथीन। नेक्स्ट है जी ओजोनोलिसिस ऑफ alkene. Ozonolysis mean addition of ozone molecule to any substance is called ozonolysis. Ozonolysis का ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है, इसको पूरा हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये इथीन का मालिक्यूल है, इसमें ओजोन ऐड की, एज ए रिजल्ट यू गेट 2 मालिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और ये रिएक्शन जो है स्टेप वाइज होगा, और उसके स्टेप में देखेंगे हम प्रॉपरली कि ये स्टेप किस तरह होंगे। ओजोनोलिसिस में देखिएगा जी, पहला स्टेप ओजोन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। ओजोन का आमतौर पर ये स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और ये स्ट्रक्चर जो है ना ओजोन की अनस्टेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं करता। ओजोन हाईली अनस्टेबल है, जबकि यहाँ तो सारे बॉन्ड सिग्मा बने हुए। अगर सारे बॉन्ड सिग्मा बने हुए, इससे तो ये साबित हो रहा है कि ओजोन बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ओजोन तो हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब ये ओजोन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। तो ओजोन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है? आपको ऑक्सीजन मालिक्यूल का स्ट्रक्चर तो आता ही है, O2 का, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, यू नो डैट हर ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब आप एक और ऑक्सीजन का एटम, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसके बाद लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शेयर कर देगा। ये लोन पेयर जो होगा ये इस ऑक्सीजन में भी रोटेट करेगा, इसमें भी रोटेट करेगा, दोनों को स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन लोन पेयर इज प्रोवाइडेड बाय ओनली 1 एटम। सो जिसने प्रोवाइड किया उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जिसकी तरफ गया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल ओजोन का स्ट्रक्चर बनाने का आसान सा तरीका देख लें। आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएं, O डबल बॉन्ड O, और तीसरा ऑक्सीजन बनाएं, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इसको देगा, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इसी स्ट्रक्चर को आप बेंड करके लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इधर पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव। इसी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर बेंड करके लिखा हुआ है। अब ये होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर जो है वो नेक्स्ट ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको मजीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये क्या करेगा, ये एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा लेगा। पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का अपना है और एक इस ऑक्सीजन का है। अब जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा, लेकिन इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। जब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये ले गया। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर लेगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का। जब इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। एज ए रिजल्ट इस कार्बन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बॉन्ड बन गया इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में। इस कार्बन को फ़र्क पड़ा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन ले गया। जब ये वाला ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसने इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर लिया। ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज कॉल्ड मोल ओजोनाइड। इसको ओपन करके एक दफ़ा फिर देखें आप लोग, ये ओजोन था हमारे पास। जिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाया, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव ने ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवा लिया। इस कार्बन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड पहले भी उसका बना हुआ था, अब भी इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में बॉन्ड बन जाएगा।
लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव कार्बन इस नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। एज ए रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड आ गया इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर आ गया और इस नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया। इसे हमने नाम दिया मोल ओजोनाइड। दिस मोल ओजोनाइड इज हाईली अनस्टेबल। ये रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट करवाने का तरीका ज़रा देख लें। आप इन्वर्टेड वाई लिखें, उल्टा वाई लिख दें, और जहाँ जहाँ वाई की लाइनें आ रही हैं वहाँ से बॉन्ड तोड़ दें। CH2 ये वाला बॉन्ड टूट गया, CH2 और इसके साथ ऑक्सीजन और इसके साथ भी ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट गया है और इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट गया है। ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और ये बॉन्ड भी तो ब्रेक हुआ है। इस कार्बन का भी बॉन्ड टूटा है, इसका भी। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला उसके भी दोनों बॉन्ड टूट गए हैं। वो ऑक्सीजन एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ। दिस इज नाउन एज ओजोनाइड। तो ये जो ओजोनाइड होता है ये भी अनस्टेबल होता है। अब ओजोनाइड क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको। ओजोनाइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, H2O2 बनाएगा। ओजोनाइड वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? अब आपने ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर हम लास्ट पेज पर देख चुके हैं। अब आपने सीधा वाई लिखना है। जहाँ जहाँ वाई की लाइनें आ रही हैं वो बांड तोड़ दें। ये ऑक्सीजन निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों बांड टूट गए। वो ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर बना देगा H2O2, और यहाँ फिर आपके पास रह जाएगा C के साथ 2H और C के साथ एक ऑक्सीजन। इस कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए हैं। कैसे? एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। कैसे? एक बॉन्ड कार्बन का ये ब्रेक हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये कार्बन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ क्या बचा आपके पास? C के पास 2H और एक ऑक्सीजन। इस कार्बन का भी बॉन्ड टूट गया और इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड टूट गया। ये कार्बन ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड। ये दो मॉलिक्यूल आपके पास बन गए फॉर्मेल्डिहाइड के। और ये जो ऑक्सीजन निकला था, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड टूट गए थे, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर H2O2 बना गया। ये फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बन गए। अब ये जो H2O2 बनता है ये तो हाईली अनस्टेबल होता है। ये H2O2 क्या करेगा? H2O2 में हम जिंक ऐड करेंगे। H2O2 जब जिंक के साथ मिलेगा तो ये डिकम्पोज होगा वाटर में और O में। जिंक O के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बना देगा। ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। आफ्टर एन ओजोनोलिसिस एक्सपेरिमेंट द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज एसिटाल्डिहाइड। कैन यू गेस द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कह रहा है कि वो उस अल्कीन की ओजोनोलिसिस करवाई जिससे एसिटाल्डिहाइड बना। आप बताएं वो अल्कीन कौन सी है? स्टूडेंट, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसकी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है आपने, इसकी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है और इसकी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है, और लास्ट वन ये। इन सब की ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बताने हैं। तो ओजोनोलिसिस का तो लेंथी प्रोसेस है। वो लेंथी प्रोसेस में पहले ओजोन ऐड होगा, मोल ओजोनाइड बनेगा, वो रीअरेंज करके ओजोनाइड बनाएगा, ओजोनाइड में वाटर ऐड होगा, फिर जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट आए। तो आपने शॉर्टकट वे से कैसे जवाब तक पहुंचना है, आप ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं। कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए, इस कार्बन के भी दो बॉन्ड टूट गए। इनके साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन लगा देनी है। दिन में सवाल आता है कि ओजोन में तो 3 ऑक्सीजन है, तीसरी ऑक्सीजन कहाँ गई? वो तीसरी ऑक्सीजन H2O2 बनाती है, वाटर के साथ मिलकर H2O2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसकी ओजोनोलिसिस के ये दो प्रोडक्ट आए, दोनों फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ दें। एज ए रिजल्ट CH3 C के साथ एक H रह गया और इसके पास क्या रह गया? C के पास 2H। इस कार्बन के भी दो बॉन्ड टूटे हैं डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन, इसके भी दो बॉन्ड टूटे हैं डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन। एक बन गया एसिटाल्डिहाइड और एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर आप इसकी ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट देखें, दोनों बॉन्ड तोड़ दें। CH3 CH2 C के साथ H, और इस कार्बन के भी दोनों बॉन्ड टूट गए हैं, इसके साथ 2H। ये कार्बन दो बॉन्ड बना सकता है डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन। ये बन गया प्रोपियनल्डिहाइड और ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर आप इसकी बात करें तो दोनों बॉन्ड तोड़ दें। CH3 इस C के साथ एक H
और इसकी बात करें तो CH3 और इस C के साथ भी एक H, इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे हैं डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन, इसके भी 2 बॉन्ड टूटे हैं डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन। इसकी अजोनोलिसिस से आपके पास सिर्फ एस्टल्डिहाइड बनेगा, लिहाजा हमारा आंसर होगा 2-ब्यूटीन। तो उसने ये पूछा था बताएं किसकी अजोनोलिसिस से सिर्फ ये बनेगा, तो 2-ब्यूटीन की अजोनोलिसिस से सिर्फ ये बनेगा। जबकि जब आप ये इथीन की अजोनोलिसिस करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं, प्रोपीन की करवाते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं बनता, साथ फॉर्मेल्डिहाइड भी बनता है। जबकि यहाँ इसकी अजोनोलिसिस करवाए तो एस्टल्डिहाइड बना ही नहीं, जब आपने इसकी अजोनोलिसिस करवाई तो सिर्फ एस्टल्डिहाइड बना। तो उसने पूछा इथीन बना बताएं जिसकी अजोनोलिसिस से सिर्फ एस्टल्डिहाइड प्रोड्यूस हो। आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। तमाम रिएक्शन की आपने प्रैक्टिस करनी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए शेयर करें, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर आपके रिएक्शन क्लियर नहीं होंगे। आपको रिएक्शन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।